हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में भी हम करने वाले हैं राजनीति विज्ञान का पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आपके लिए लगातार लेकर आता रहता हूँ। आज की जो क्लास है लेक्चर नंबर 4 है, और इस पूरी क्लास में हम लगभग 25 एमसीक्यूज देखने वाले हैं कि क्या क्या एमसीक्यूज किस किस तरीके से होने वाले हैं सारे। पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से समझेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह की और वीडियोस लगातार ला रहे हैं। चैनल पर सब्सक्राइब करने से पहले आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए बच्चों, अब बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन किस शहर में हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कहाँ हुआ? रोम में हुआ, टोक्यो में हुआ, या रियो डी जेनरियो में हुआ, या फिर बाली में हुआ? तो बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल का जो सम्मेलन था वो बाली शहर में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से वैश्वीकरण का संबंध किससे है? निम्न में से वैश्वीकरण का संबंध किससे है? वस्तुओं के प्रवाह से है, सेवाओं के प्रवाह से है, विचारों के प्रवाह से है, या फिर उपरोक्त सभी? तो वैश्वीकरण में ये सभी तरह के प्रवाह होते हैं, वस्तुओं का प्रवाह, सेवाओं का प्रवाह, विचारों का प्रवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता का नाम क्या है, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था? सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था तो ये थे हमारे क्या, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अपने चौथे प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। चौथे प्रश्न में कहा गया कि निम्न में से कौन सा आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण करता था? देखिए, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, करता था। तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण करने वाला काम कौन करता था? योजना आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, या फिर संविधान आयोग? तो बच्चों, इसका राइट आंसर है योजना आयोग, ऑप्शन ए। क्योंकि अब योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, और नीति आयोग के अलग अलग कार्य हैं। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न में आते हैं। पांचवें प्रश्न में कहा गया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहां हुआ था? अगर हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात करें तो क्या वो 1950 में यूगोस्लाविया में हुआ, 1947 में भारत में, या 1961 में बेलग्रेड में, या 1965 में घाना में? तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1961 में बेलग्रेड के अंदर ये सम्मेलन हुआ था। अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के निधन की बात करें तो 1962, 1963, 1964, या फिर 1965? तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1964। चाइना युद्ध के 2 वर्ष बाद इनका निधन हो जाता है। सातवें प्रश्न की तरफ आते हैं। सातवें प्रश्न में कहा गया कि भारतीय क्रांति दल के संस्थापक तथा जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक, इनमें से कौन है जिन्होंने भारतीय क्रांति दल की स्थापना की और जनता पार्टी की भी स्थापना की? जगजीवन राम है वो, चारू मजूमदार है, चौधरी चरण सिंह है, या फिर जेसी शाह है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। ये किसानों के बहुत ही बड़े हिमायती थे और बाद में जनता पार्टी में भी शामिल हुए। चौधरी चरण सिंह इसके हमारे भारतीय क्रांति दल के संस्थापक थे और जनता पार्टी के भी संस्थापक थे। भारत के प्रधानमंत्री भी ये रह चुके हैं। अपने आठवें प्रश्न की तरफ आते हैं। आठवें प्रश्न में कहा गया निम्न में से कौन मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक थे? मिजो नेशनल फ्रंट की बात करें तो लाल सिंह,
फारूक अब्दुल्ला, लाल डेंगा या फिर शेख अब्दुल्ला। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाल डेंगा। ये मिजो नेशनल फ्रंट है जिसने एक गुरिल्ला वॉर छेड़ा था भारतीय आर्मी के खिलाफ, क्योंकि इन्हें मिजो एक अलग देश बनाना था और बाद में इनके साथ शांति समझौते स्थापित करके इन्हें भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी कर लिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, नौवां प्रश्न, केंद्र में गठबंधन सरकारों का युग कब आरंभ हो जाता है? अगर हम केंद्र में गठबंधन सरकारों की बात करें तो 1989, 1996, 2001 या फिर 1971। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1989 से ही गठबंधन सरकारों का युग चालू हो जाता है और यहाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग सरकारें स्थापित होना चालू हो जाती हैं। 10वें प्रश्न में कहा गया कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे स्वीकार किया गया है? सोवियत संघ के उत्तराधिकारी रूस को, यूक्रेन को, बेलारूस को, इनमें से किसी नहीं। तो बच्चों ये तो आपको भी पता होगा, रसिया ही है, रूस जैसे सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया है। 11वें प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं अपने। 11वें प्रश्न में कहा गया कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई? अगर हम यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की बात करें तो इसको कब स्थापित किया गया? 1951 में, 1957 में, 1968 में या फिर 1975 में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1957 में इसको स्थापित किया गया था, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी को, ताकि यूरोपियंस कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। तो 1957 इसका राइट आंसर है। 12वें प्रश्न में आ गया, नेपाल में पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? अगर हम नेपाल में पूर्ण लोकतंत्र की बात करें तो 2002 में, 2001 में, 2006 में या फिर 2004 में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2006 से नेपाल के अंदर पूर्ण तरीके से लोकतंत्र स्थापित है। अगले प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि 26 जून 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ पर कितने देशों के हस्ताक्षर हुए? अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्ताक्षर की बात करें तो 39 देशों ने, 12 देशों ने या फिर 50 देशों ने या फिर 51 देशों ने? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 51 देशों ने उस समय हस्ताक्षर किए, जिसमें 51वां जो देश था वो बाद में पोलैंड भी इसमें शामिल हुआ था। 51, इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं आपको रेक्टिफाई करूंगा। यहाँ पर ऑप्शन सी शो कर रहा है, पर 51 देशों ने लगभग इस पर हस्ताक्षर किए थे, यूएनओ के जो चार्टर था यूएनओ का उस पर। अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? अस्त्र नियंत्रण संधि की बात करें तो अस्त्र परिसीमन संधि, टू साइड टू, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, सार्ट, और परमाणु अप्रसार संधि या फिर उपयुक्त सभी? तो कह रहा है संधि कौन सी अस्त्र नियंत्रण संधि थी? तो लगभग सभी थी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अपने 15वें प्रश्न पर आ गए हम। 15वें प्रश्न पर कहा गया कि रियो सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आखिर रियो सम्मेलन जो हुआ था 1991 में, 1992 में, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, तो कितने देश इसमें भाग लेते हैं? 172, 170, 180 या फिर 185? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 170 देशों ने लगभग इस पर हस्ताक्षर, 170 देशों ने इसमें भाग लिया था लगभग। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं हम। अगले प्रश्न में कहा गया, 16वां प्रश्न है, और 16वें प्रश्न में कहा गया है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला तो है, वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। हाँ, हो सकता है कि आर्थिक समृद्धि बढ़े। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता और ज्यादा बढ़ेगी। ये भी हो सकता है कि आर्थिक असमानता और ज्यादा बढ़ सकती है। वैश्वीकरण के पैरोकारों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। ये भी है, हाँ कह सकते हैं इसे हम। वैश्वीकरण के जो समर्थक है वो कहते हैं कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी।
अब यह ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इनमें से कोई एक आंसर होना चाहिए। हम एक बार और पढ़ लेते, समझ लेते ढंग से इसे। वैश्वीकरण के पैरोकारों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। सांस्कृतिक समरूपता आने का मतलब होता है कि जो हमारा कल्चर है उसमें बहुत ही, हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी नहीं आएगी, एक जैसा कल्चर हो जाएगा। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। आलोचक जो है गलत लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमें जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखते हैं क्या राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, क्योंकि यही कथन गलत है। क्योंकि वैश्वीकरण के आलोचक कभी नहीं कहेंगे कि सांस्कृतिक समरूपता आएगी, वो तो ये कहेंगे कि सांस्कृतिक समरूपता, जो संस्कृति हमारी वो चली जाएगी, आने के संदर्भ में कोई बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया भाषण किसको संबोधित किया गया था? जो भाषण दिया गया था 14-15 अगस्त को मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वो किससे दिया गया था? संविधान सभा को, देश की आम जनता को, भारतीय मंत्रिमंडल को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा को ये भाषण दिया गया था 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अपने अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो 18वां है। तो बच्चों 18वां जो क्वेश्चन है हमारे सामने है, दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और अभिकथन होते हैं। इसमें इन क्वेश्चन को कैसे करना होता है, अगर आप अभिकथन को पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। अगर हम अभिकथन को पढ़ेंगे तो अभिकथन में कहा गया है, नीति आयोग सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और उसे नीति निर्धारण संबंधी जरूरी एवं तकनीकी सलाह देता है। अगर हम नीति निर्धारण वाले टॉपिक की बात करें तो ये बिल्कुल वैसा ही है, थिंक टैंक है। कारण अगर हम बात करें, नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों की बराबर भूमिका पर विशेष जोर देता है। नीति आयोग, हाँ ठीक है, आप दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, दोनों ही क्या है, सत्य है, पर आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। हम देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत राज्य किसे कहा जाता है? अगर हम नेफा की बात करें तो नेफा जो है हमारे ये वाले जो हिस्से हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश वाले जो हिस्से हैं उसको कहा जाता है नेफा। ऑप्शन डी राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन डी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाए तो नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है कि अलग होने से पूर्व भारत के किस राजनीतिक दल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर 1935 से लेकर 1941 तक मुख्यतः कार्य किया? वो कौन सी पार्टी थी? समाजवादी पार्टी थी, भारतीय जनसंघ थी, स्वतंत्र पार्टी थी, या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चले तो अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्न में से कौन सा नेता प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेसी नेता, भारत के पहले श्रम मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे हैं? कौन कौन से रहे हैं? मोरारजी देसाई रहे हैं, चारू मजूमदार रहे हैं, जगजीवन राम रहे हैं, या फिर जेसी शाह रहे हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगजीवन राम, क्योंकि ये भारत के पहले कांग्रेसी नेता रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, भारत के पहले श्रम मंत्री रहे और उप प्रधानमंत्री भी ये रहे हैं। तो बच्चों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 22वें प्रश्न पर आते हैं। ऑपरेशन स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के विरुद्ध चलाए गए सैन्य ऑपरेशन को किस नाम से जाना जाता है? जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था गोल्डन टेम्पल पर, स्वर्ण मंदिर पर, उसे ऑपरेशन एंड्रोइंग फ्रीडम, ऑपरेशन टेम्पल फ्रीडम, ऑपरेशन ब्लू स्टार या ऑपरेशन क्लीन स्टार के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? तो बच्चों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से इसे जाना जाता है। अपने 23वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 23वें प्रश्न में कहा गया कि केंद्र में गठबंधन सरकारों का युग कब प्रारंभ होता है?
केंद्र में अगर हम गठबंधन सरकारों के युग की बात करें तो ये प्रश्न शायद आपने पहले भी कर रखा है। 1989 से केंद्र में गठबंधन सरकारों का युग चालू होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, पर ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आंसर इनेबल नहीं हुआ है, आंसर इनेबल हो गए। 24वें प्रश्न में रूस के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले हैं? चेचन्या और उज्बेकिस्तान, चेचन्या और दागिस्तान, उज्बेकिस्तान और दागिस्तान, या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा चेचन्या और दागिस्तान रहे हैं रूस के दो अलगाववादी गणराज्य जहां पर इस तरह के आंदोलन चले हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया आज का आखिरी क्वेश्चन। 1950 में चीन ने किस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया था? तिब्बत पर, कश्मीर में, पंजाब में, या फिर गुजरात पर? तो बच्चों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तिब्बत पर इन्होंने अपना कब्जा जमाया था 1950 में। ऑप्शन ए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल देता है आपको इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस और लगातार आपको सीबीएसई की अपडेट। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।